हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में 100% आने की संभावना है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी। दिष्टकारी तो आप सबको पता है, एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। अब दिष्टकारी जो है, दिष्टकारी 2 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण तरंग दिष्टकारी, दूसरा अर्ध तरंग दिष्टकारी। हमारे पेपर में या तो आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी आएगा या अर्ध तरंग दिष्टकारी आएगा, इनमें से कोई एक ही पूछा जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले अपन करेंगे पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ट्रांसफार्मर है टी। ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली है, और ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में हम एक इनपुट एसी वोल्टेज लगाते हैं जिसको हमें डीसी में बदलना है। इनपुट एसी वोल्टेज, इसको हमें डीसी में बदलना है। और द्वितीयक कुंडली में हम एक डायोड लगाते हैं, पीएन संधि डायोड, और इसको हम एक लोड प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, आरएल से, सी से डी की तरफ। तो लोड प्रतिरोध से जब हम इसको जोड़ देते हैं तो हमको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं, इस बिंदु को हम बी मान लेते हैं। अब इसकी कार्यविधि आपको लिखनी पड़ेगी। तो कार्यविधि में एक बार इसका डायग्राम समझ लें। ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में इनपुट वोल्टेज एसी लगाते हैं, द्वितीयक कुंडली में आउटपुट वोल्टेज हमें डीसी मिलता है, ये डीसी आउटपुट वोल्टेज है। इसमें एक डायोड लगा रहता है, एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर उच्चाई और अपचाई 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होता है। तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर है, ये क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। तो इसमें कुंडली में फेरों की संख्या कम और इस कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। अब जब इसके हमें कार्यविधि लिखनी होती है, कार्यविधि, तो कार्यविधि में हम क्या करेंगे, देखो पहले डायग्राम से समझते हैं। जब ट्रांसफार्मर की
प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा द्वितीयक कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। इसमें एसी वोल्टेज लगाया प्रेरण की क्रिया द्वारा, इसमें भी एसी वोल्टेज उत्पन्न हो गया। अब इसमें जब एसी वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा तो एसी वोल्टेज कैसा होता है आप सबको पता है। एसी वोल्टेज ऐसा होता है इस तरीके का, धनात्मक अर्धचक्र ऋणात्मक अर्धचक्र। तो धनात्मक अर्धचक्र में बिंदु ए धनात्मक विभव पर होता है, बिंदु बी ऋणात्मक विभव पर होता है, डायोड P धन से जुड़ा होता है और N ऋण से जुड़ा होता है। तो ये डायोड को अग्र अभिनति में कहा जाता है। किसमें? अग्र अभिनति में। इसको इंग्लिश में फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं। अग्र अभिनति में कहता है। और याद रखना, जब भी डायोड अग्र अभिनति में होता है तो उसमें से धारा प्रवाहित होती है, और जैसे ही उत्क्रम अभिनति में या पश्च अभिनति में या रिवर्स बाइस में होता है तो इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में बिंदु ए धनात्मक विभव पर, बिंदु बी ऋणात्मक विभव पर होता है। ये पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है, जिससे इसमें से धारा प्रवाहित हो जाती है, और इसमें से धारा प्रवाहित होते हुए सी से डी की तरफ लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो जाती है और आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। देखो आर आपके पास है, आई और आगे, तो V = IR से आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। अब प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र में बिंदु ए ऋणात्मक विभव पर और बिंदु बी धनात्मक विभव पर होता है। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति की जगह किस में हो जाएगा, पश्च अभिनति में या रिवर्स बाइस में। तो पश्च अभिनति में होता है, बिंदु P ऋण से जुड़ा हुआ है जबकि N धन से जुड़ा हुआ है। तो डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में है, या कहें उत्क्रम अभिनति में है या पश्च अभिनति में है। तो ये डायोड पश्च अभिनति में कार्य नहीं करता है, अतः इसमें से बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी तो I की वैल्यू 0 होने की वजह से लोड प्रतिरोध आपसे करंट प्रवाहित नहीं होगी, तो आउटपुट वोल्टेज आपको प्राप्त नहीं होगा, आउटपुट वोल्टेज आपको फिर से 0 मिलेगा। अगर फिर दोबारा से जब हम धनात्मक अर्धचक्र लेते हैं, धनात्मक अर्धचक्र लेते हैं तो फिर से ये बिंदु ए धनात्मक विभव पर, बिंदु बी ऋणात्मक विभव पर होता है। डायोड फॉर अग्र अभिनति में होता है, इसमें से धारा प्रवाहित होती है और आउटपुट वोल्टेज मिला जाता है। ऋणात्मक अर्धचक्र में फिर से ये हमें, ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या करेगा, फिर से ये अग्र अभिनति में पश्च अभिनति, ये यहाँ पर ऋणात्मक होगा, ये बिंदु धनात्मक होगा भी, तो ये पश्च अभिनति में होगा, इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको कार्यविधि में यही सारी चीज़ें लिखनी है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में बिंदु ए धनात्मक विभव पर, बिंदु बी ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड अग्र अभिनति में होता है और इसमें से धारा प्रवाहित होते हुए हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में बिंदु ए ऋणात्मक विभव पर, बिंदु बी धनात्मक विभव पर होता है, जिससे ये डायोड पश्च अभिनति में होता है और ये बिल्कुल भी पश्च अभिनति में कार्य नहीं करेगा और आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से हमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी, हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ग्राफ भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये इनपुट का ग्राफ है। इनपुट में तो हमको धनात्मक चक्र, ऋणात्मक चक्र, धनात्मक चक्र, ऋणात्मक चक्र, ये सारे चक्र आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन आउटपुट में आपको सिर्फ ये आउटपुट वोल्टेज है, इसमें धनात्मक अर्ध चक्र तो मिलेगा, ऋणात्मक नहीं मिलेगा, फिर धनात्मक मिलेगा, फिर ऋणात्मक नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपको अर्ध तरंग मिल रही है और आउटपुट वो आपको अर्ध तरंग की तरह दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हम इसको अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। इसमें दिशा देखो ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ नहीं आ रही, इसलिए इसमें दिशा का मान नहीं बदल रहा, इसलिए जो धारा है वो डीसी वोल्टेज कहलाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का भी हम डायग्राम बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है डायग्राम। ये ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर टी, ये इसकी प्राथमिक कुंडली है ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो इसमें हम एसी वोल्टेज लगा देते हैं इनपुट में। ये द्वितीय कुंडली है,
इसमें फेरों की संख्या कम रखेंगे। यहाँ पे एक डायोड लगा होता है D1, यहाँ पे भी एक डायोड लगा होता है D2, और ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। ये बिंदु A होता है, ये बिंदु B होता है, यहाँ पर एक बिंदु E मान लेते हैं, और इस बिंदु पर हम एक लोड प्रतिरोध यहाँ जोड़ देते हैं RL, C और ये D, और हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में AC वोल्टेज लगा है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में 2 डायोड लगे हैं, एक लोड प्रतिरोध लगा है। यहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा DC। इसकी भी बिल्कुल कार्यविधि सेम है। इसमें कार्यविधि में क्या याद रखना, एक बार में ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, दूसरी बार में ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, तो आपको आउटपुट वोल्टेज दोनों प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, जब हम इसकी कार्यविधि लिखते हैं तो लिखते हैं, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में AC वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा द्वितीय कुंडली में भी AC वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। AC वोल्टेज उत्पन्न होगा मतलब कैसा, इस तरीके का, ये धनात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक। तो प्रेरण की क्रिया द्वारा द्वितीय कुंडली में भी AC वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अब धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक दो तरीके से कार्य करेगा। तो धनात्मक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में बिंदु A धनात्मक विभव पर और बिंदु B ऋणात्मक विभव पर होता है, E के सापेक्ष। तो लिखना है धनात्मक अर्धचक्र में बिंदु A धनात्मक विभव पर और बिंदु B ऋणात्मक विभव पर होता है E के सापेक्ष। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में AC वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा द्वितीय कुंडली में भी AC वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ट्रांसफार्मर के धनात्मक अर्धचक्र में बिंदु A धनात्मक विभव पर E के सापेक्ष तथा बिंदु B ऋणात्मक विभव पर होता है। तब डायोड D1 अग्रवनत में, देखो P जो है ना वो किससे जुड़ा है बेटा, धन से, इसलिए अग्रवनत में है। इधर P किससे जुड़ा है, ऋण से, तो ये कितने में, पश्चावनत में। तब डायोड D1 अग्रवनत में होता है और इसमें से धारा प्रवाहित हो जाती है और C से D की ओर लोड रेजिस्टेंस में से, लोड प्रतिरोध में से होते हुए आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है D1 की वजह से। ठीक उसी समय डायोड जो D2 है वो पश्चावनत में होता है। देखो P ऋण से जुड़ा है ना, इसलिए पश्चावनत में है। तो इसमें से कोई करंट प्रवाहित नहीं होती, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ये काम नहीं करता है। तो धनात्मक अर्धचक्र में सिर्फ ये काम करेगा, ऐसे करंट प्रवाहित होगी, ये काम नहीं करेगा। अब ऋणात्मक अर्धचक्र में बिंदु A ऋणात्मक विभव पर, बिंदु B धनात्मक विभव पर होता है E के सापेक्ष। तो डायोड अब D1 ऋण से कनेक्ट हो गया तो ये पश्चावनत में हो गया, ये कार्य नहीं करता है। लेकिन ठीक उसी समय डायोड D2 अग्रवनत में हो जाता है। देखो P धन से कनेक्ट है ना, तो डायोड D2 अग्रवनत में होता है, तो इसमें से करंट या धारा प्रवाहित होते हुए लोड प्रतिरोध में से प्रवाहित हो जाती है और आपको आउटपुट वोल्टेज फिर से मिल जाता है। आपकी बार आपको आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो D2 की वजह से मिलेगा। फिर धनात्मक अर्धचक्र में D1 अग्रवनत में होगा तो इसमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी, और ऋणात्मक अर्धचक्र में D2 अग्रवनत में होगा, इसमें से धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार से आपको जो पूर्ण तरंग मिल रही है, पूर्ण, एक भी गैप खाली नहीं है, इससे पूर्ण तरंग मिल रही है, और इसमें धारा की जो दिशा है वो एक ही दिशा में है, मतलब नीचे की तरफ नहीं आ रही। नीचे की तरफ नहीं आ रही तो मतलब ये दिशा जो वोल्टेज मिला है वो कैसा है, DC वोल्टेज है, DC आउटपुट वोल्टेज है। ये कौन सा है, DC आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इस प्रकार से इनकी कार्यविधि आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी या अर्ध तरंग दृष्टकारी में से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, आपको अच्छे से इसकी तैयारी करके जानी है। धन्यवाद।